नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सबको लगता है कि हम कैश के बारे में सब कुछ जानते हैं। हाँ, कि नोट हैं जेब में रखें और बस खर्च कर दिए। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि कैश को घर में रखने, उसे लेकर सफ़र करने या किसी दोस्त को उधार देने के पीछे मतलब कानूनी सुरंगों का एक पूरा जाल बिछा है। आज का हमारा मिशन इसी जाल को समझना है। हमारे पास भारतीय नकद कब्जा और लेन देन विनियम से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हम मिलकर इन उलझे हुए नियमों के परतें खोलेंगे। बिल्कुल, और ये परतें खोलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ करोड़ों की ब्लैक मनी वालों के लिए नहीं है। सही बात है। ये नियम हम सबकी जिंदगी, हमारी बचत और हमारे रोज के लेन देन पर असर डालते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि कुछ नियम सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके कानूनी नतीजे जमीन आसमान जितने अलग हैं। जैसे घर में कैश रखना एक बात है और किसी से कैश में पेमेंट लेना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। हाँ। ठीक है, तो चलिए इस कानूनी भूल भुलैया में उतरते हैं। सबसे पहले उस जादुई नंबर से शुरू करते हैं जो हर जगह सुनने को मिलता है, 2 लाख रुपए। 2 लाख। हमारे सोर्स कहते हैं कि एक भारतीय नागरिक घर पर हो या यात्रा पर प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए तक कैश रख सकता है। तो सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख 1 रुपया भी रखना गैरकानूनी है? क्या अलार्म बजने लगते हैं? यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मजे की बात यह है कि तकनीकी रूप से भारत में घर पर कैश रखने की कोई ऊपरी कानूनी सीमा है ही नहीं। 1 मिनट, क्या? तो फिर ये 2 लाख का इतना शोर क्यों है? आप चाहें तो 1 करोड़ रुपए भी रख सकते हैं, कानून आपको रोकता नहीं है। तो फिर ये 2 लाख का क्या चक्कर है? ये शोर इसलिए है क्योंकि 2 लाख रुपए एक, आप कह सकते हैं, एक लकीर की तरह है। इस लकीर के नीचे आप सेफ जोन में हैं। अच्छा। जैसे ही आप इस लकीर को पार करते हैं, सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती है। अगर कल को कोई जांच होती है, इनकम टैक्स की रेड हो या कोई और एजेंसी की पूछताछ, तो आपको उस 2 लाख से ऊपर की रकम के एक रुपए का हिसाब देना होगा। हिसाब मतलब ये पैसा कहाँ से आया, ये सब? हाँ, ये पैसा कहाँ से आया, किस कमाई का है और क्या आपने इस पर टैक्स चुकाया है, ये सब साबित करना होगा। और अगर कोई ये साबित नहीं कर पाया तो? मान लीजिए किसी ने अपनी कोई पुरानी जमीन बेची थी और कैश घर पर रखा है पर कागजात अधूरे हैं, तब क्या होगा? तब नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। इसे सिर्फ जुर्माना कहना गलत होगा, ये एक तरह की सजा है। सजा? हाँ, अगर आप पैसे का सोर्स नहीं बता पाए तो वो पैसा तो जब्त होगा ही, ऊपर से उस रकम पर टैक्स, सरचार्ज और पेनाल्टी मिलाकर लगभग 84% तक का जुर्माना लग सकता है। 84%? मतलब अगर किसी के पास 10 लाख रुपए बिना हिसाब के मिले तो लगभग 8.5 लाख रुपए गए? जी बिल्कुल, आप गवा सकते हैं। ये तो टैक्स नहीं, एक तरह से पैसे को खत्म ही कर देना हुआ। तो इसका मकसद सिर्फ डराना है ताकि लोग कैश ना रखें। आप इसे एक तरह का डिटरेंट यानी डराने वाला नियम कह सकते हैं। सरकार का मकसद रेवेन्यू कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को कैश में बड़ी रकम रखने से डिस्करेज करना है। देखिए, 50,000 से ज्यादा कैश होने पर एयरपोर्ट या स्टेशन पर सुरक्षा अधिकारी आपसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन 2 लाख की लकीर पार करते ही मामला लोकल पुलिस के हाथ से निकलकर सीधे इनकम टैक्स विभाग के रडार पर आ जाता है और वो ज्यादा गंभीर जांच करते हैं। बिल्कुल, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, घर में कैश रखने वाले नियम पर थोड़ा और रुकते हैं, खासकर इस प्रति व्यक्ति वाली बात पर। ये मुझे एक लूप होल जैसा लगता है। अच्छा, मान लीजिए एक घर में 5 बालिग सदस्य हैं, तो क्या वो परिवार मिलकर 10 लाख रुपए तक घर में रख सकता है और कह सकता है कि ये तो हम सबका 2-2 लाख है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, कैलकुलेशन प्रति व्यक्ति के हिसाब से ही होती है, तो वो परिवार 10 लाख रख सकता है। लेकिन जो आपको लूप होल लग रहा है वो असल में एक जाल भी बन सकता है। जाल? कैसे? जांच करने वाले अधिकारी इतने सीधे नहीं होते। वो सिर्फ ये सुनकर नहीं मान लेंगे कि ये 5 लोगों का पैसा है। वो हर सदस्य से उसके हिस्से के 2 लाख का सोर्स पूछेंगे। ओह, तो अगर घर की होममेकर पत्नी के नाम पर 2 लाख रखें तो उनसे भी पूछा जाएगा कि उनके पास ये पैसा कहाँ से आया? बिल्कुल, अगर वो ये साबित कर सकती हैं कि ये उनकी सालों की बचत है या किसी रिश्तेदार से तोहफे में मिला था या उनकी कोई छोटी मोटी कमाई है तो ठीक है। और अगर नहीं कर पाई तो? लेकिन अगर एक ही व्यक्ति के 10 लाख रुपए को बस घर वालों में बांट कर दिखा दिया गया तो जांच में ये पकड़ में आ सकता है। तब वो प्रति व्यक्ति वाला तर्क काम नहीं करेगा और फिर वही 84% वाली कार्रवाई हो सकती है। जी, पूरी रकम को बेहिसाब मानकर। समझ गया।
तो घर में आप अपनी ही जमीन पर हैं, लेकिन नियम सख्त हैं। पर जैसे ही आप उस कैश को लेकर घर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, खेल पूरी तरह बदल जाता है ना? पूरी तरह बदल जाता है। पकड़े जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। वो कैसे? घर में जांच तभी होगी जब कोई खास वजह हो, कोई रेड पड़े। लेकिन यात्रा में आप एयरपोर्ट पे स्कैनर से गुजरते हैं, ट्रेन में चेकिंग होती है, सड़कों पर नाके लगे होते हैं, खासकर चुनाव के वक्त। हाँ, ये तो है। पकड़े जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। नियम तो वही 2 लाख का है, लेकिन उसे साबित करने का दबाव तुरंत आ जाता है। तो सफर में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मान लीजिए किसी ने अपनी कार खरीदने के लिए बैंक से 2 लाख कैश निकाला है और वो डीलर को पेमेंट करने जा रहा है। ऐसे में सबसे अच्छी सलाह जो हमारे सोर्स देते हैं वो ये है कि अपने साथ सबूत की एक छोटी सी फाइल लेके चलें। सबूत मतलब बैंक स्टेटमेंट वगैरह? हाँ, जैसे उस बैंक स्टेटमेंट की कॉपी जिसमें दिख रहा हो कि आपने पैसे निकाले हैं, या फिर एटीएम की पर्ची। अगर पैसा किसी संपत्ति को बेचकर आया है तो उसके कागजात की एक फोटोकॉपी। ये छोटी छोटी चीजें एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। अच्छा, ताकि कोई रोके तो तुरंत दिखा सकें। जी, कोई अधिकारी रोकता भी है तो आप तुरंत दिखा सकते हैं कि ये पैसा वैध है और आपकी परेशानी वहीं खत्म हो सकती है। यहाँ तक तो बात हुई कैश रखने की। लेकिन अब कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो शायद सबसे बड़ा छुपा हुआ खतरा है। एक ऐसा नियम जो दोस्ती और रिश्तों में भी दरार डाल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ कैश लेने देने की। ये कैश रखने से बिल्कुल अलग है। हाँ, और ये वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है 269 ST। 269 ST। ये सेक्शन साफ साफ कहता है कि आप किसी भी एक व्यक्ति से एक दिन में एक ही सौदे के लिए 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश नहीं ले सकते। ये एक सख्त पाबंदी है। हाँ, और ये एक कानूनी बम की तरह है। हमारे दस्तावेज एक क्रूर सच्चाई को उजागर करते हैं। अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार को जरूरत के समय 2 लाख से ज्यादा का कर्ज कैश में देते हैं, हाँ, और वो व्यक्ति आपको पैसे लौटाने से मना कर दे, तो आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। आपका पैसा कानूनी तौर पर डूब गया। 1 मिनट रुकिए। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब मैंने किसी की मदद के लिए उसे 3 लाख रुपए कैश दिए और अगर वो मुकर गया तो कानून मेरी मदद करने की बजाय मुझे ही सजा देगा। हाँ, बिल्कुल यही होगा। लेकिन क्यों? जब आप अदालत में जाएंगे तो जज सबसे पहले पूछेगा कि आपने पेमेंट कैसे की। जैसे ही आप कहेंगे कैश, अदालत की नज़र में कर्ज लेने वाले से पहले आप अपराधी बन जाएंगे। क्योंकि मैंने सेक्शन 269 ST तोड़ा है। बिल्कुल, आप उस पर केस कर ही नहीं सकते। उल्टा आप पर जुर्माना लग सकता है। अदालत मानती है कि ये एक अवैध लेन देन था। और क्या सिर्फ बड़ी रकम पर ही ये नियम लागू होता है? नहीं, बड़े कर्ज के अलावा एक और सीमा है। सेक्शन 269 SS और 269 T के तहत आप 20,000 रुपए से ज्यादा का कोई भी कर्ज या डिपॉजिट ना तो कैश में ले सकते हैं और न ही कैश में चुका सकते हैं। 20,000? जी ये तो बहुत कम है। जी, ये नियम खासकर छोटे व्यापारों और आपसी लेन देन पर लगाम कसने के लिए है। सरकार का साफ संदेश है, छोटे मोटे लेन देन के लिए भी हमें एक डिजिटल या बैंकिंग निशान चाहिए। मतलब वो नहीं चाहते कि लोग हिसाब के बाहर कैश का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। ये तो बहुत सख्त नियम है। तो क्या इन नियमों में किसी के लिए कोई रियायत है, जैसे व्यापारी जिनका तो काम ही ज्यादातर कैश पर चलता है? हाँ, व्यापारियों के लिए सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान रखे हैं। अच्छा, जैसे कि? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जयपुर का एक छोटा जौहरी है, उसके पास GST नंबर है, उसे मुंबई से नया माल खरीदने जाना है, तो वो कितना कैश ले जा सकता है? बहुत अच्छा उदाहरण है। वो जौहरी जिसके पास वैध GST नंबर और अपने व्यापार से जुड़े बिल हैं, वो जरूरत पड़ने पर 3 लाख से 5 लाख तक कैश लेकर यात्रा कर सकता है। ओह, तो उनके लिए सीमा ज्यादा है। हाँ, सरकार समझती है कि व्यापार के लिए ज्यादा कैश की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उसे अपने बैग में कैश के साथ GST रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, खरीद बिक्री के बिल और ये साबित करने वाले कागजात रखने होंगे कि वो ये पैसा किस लिए ले जा रहा है। और अगर चेकिंग में उसका पैसा जब्त हो गया तो भी घबराने की बात नहीं है। अगर उसके पास ये सारे दस्तावेज है तो वो आसानी से अपना पैसा छुड़ा सकता है। लेकिन यहाँ भी सरकार की प्राथमिकता तो डिजिटल पेमेंट ही है। हाँ, ये रियायत सिर्फ जरूरत के लिए है, आदत बनाने के लिए नहीं। ये हुई सामान्य दिनों की बात। लेकिन जब देश में माहौल सामान्य नहीं होता, जैसे कि चुनाव के समय, तब तो सारे नियम कानून बदल जाते होंगे। उल्टा होता है। चुनाव के समय नियम और ज्यादा सख्त हो जाते हैं। अच्छा,
जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, निगरानी की सीमा जो आमतौर पर 2 लाख होती है, वो घट के सिर्फ 50,000 रुपए रह जाती है। सिर्फ 50,000। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 51,000 रुपए कैश मिला तो मुझसे गहरी पूछताछ होगी। हाँ, और आपको बहुत मजबूत सबूत देने होंगे। कारण सीधा है, चुनाव आयोग ये पक्का करना चाहता है कि कैश का इस्तेमाल वोट खरीदने या मतदाताओं को लुभाने जैसे गैर कानूनी कामों में न हो। समझ गया। चुनाव के दौरान हर गाड़ी की चेकिंग होती है और 50,000 से ज्यादा कैश मिलने पर उसे तुरंत जब्त किया जा सकता है। जब तक कि आप ये साबित न कर दें कि वो पैसा किसी इमरजेंसी के लिए है। जी, जैसे मेडिकल जरूरत या किसी शादी के लिए, और आपके पास उसके पूरे सबूत हैं। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इन सब नियमों के पीछे खड़ा है। आखिर सरकार और रिजर्व बैंक ने ये सारी सीमाएं तय ही क्यों की हैं? क्या इसका असली मकसद सिर्फ काले धन को रोकना है या कहानी कुछ और भी है? ये काले धन से कहीं बड़ा और गहरा मामला है। हमारे सोर्स बताते हैं कि इसके पीछे 3 मुख्य आर्थिक वजह हैं। ओके। इसे समझने के लिए एक आसान सी मिसाल लेते हैं। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था एक शरीर है और कैश यानी नकदी उसका खून है। ठीक है, दिलचस्प है। तो सरकार का पहला मकसद है मुद्रा संचलन, यानी खून का शरीर में बहते रहना। देश में नोटों की छपाई सीमित होती है। अगर हर कोई बड़ी मात्रा में कैश घर की तिजोरियों में बंद कर लेगा, तो ये वैसा ही है जैसे शरीर का सारा खून एक जगह जमा हो गया हो। बिल्कुल, बाजार में यानी शरीर के बाकी हिस्सों में खून की कमी हो जाएगी। अर्थव्यवस्था का शरीर सुस्त पड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा। यानी पैसा घूमता रहना चाहिए, एक हाथ से दूसरे हाथ में। सही पकड़ा। और यहीं से दूसरा मकसद जुड़ता है, तरलता बनाए रखना, यानी ये पक्का करना कि शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से तक खून पहुंचे। अगर कैश का बहाव रुक गया तो छोटे दुकानदार, मजदूर और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और तीसरा मकसद है छपाई पर नियंत्रण। मतलब आरबीआई असीमित नोट नहीं छाप सकता। जी, ऐसा करने से नोट की कीमत ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जो पैसा चलन में है उसका घूमते रहना जरूरी है, न कि गद्दों के नीचे बंद रहना। मुझे ये अर्थव्यवस्था एक शरीर है वाली मिसाल बहुत अच्छी लगी। इसने पूरी बात को साफ कर दिया। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। एक आम नागरिक की तरह सोचें तो ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए सब जरूरी है, पर क्या हर चीज को बैंकिंग सिस्टम में धकेलकर सरकार हमारी हर वित्तीय गतिविधि पर जरूरत से ज्यादा नजर तो नहीं रख रही? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। सरकार का पक्ष ये है कि उसका मकसद पारदर्शिता लाना है, कंट्रोल करना नहीं। जब पैसा बैंकिंग सिस्टम से गुजरता है तो उसका एक रिकॉर्ड बनता है। इससे टैक्स चोरी और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना आसान होता है। लेकिन हाँ, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि डिजिटल लेन देन आपकी वित्तीय आदतों का एक पूरा नक्शा तैयार कर देता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर समेटें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, घर पर कैश रखने की कोई कानूनी ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन 2 लाख रुपए एक लक्ष्मण रेखा है। जी, एक व्यावहारिक सीमा जिसे पार करने पर सारा हिसाब देना होगा, वरना 84% तक की भारी पेनल्टी लग सकती है। दूसरी, कैश रखने से कहीं ज्यादा सख्त नियम कैश में लेन देन करने पर है। हाँ, और 2 लाख से ज्यादा का कैश कर्ज देना मतलब अपने ही पैसे को कानूनी तौर पर अलविदा कह देना। और सबसे जरूरी बात, बड़ी रकम वाले किसी भी कैश का स्रोत साबित करने के लिए मजबूत सबूत होने ही चाहिए। बिल्कुल सही। और इन सब का बड़ा मकसद कैश को खत्म करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना है जहां हर बड़े लेन देन का हिसाब हो। अच्छा, ये नियम अकेले काम नहीं करते हैं। इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है कि बैंक भी 10 लाख से ज्यादा के कैश जमा या निकासी की खबर अधिकारियों को देते हैं, और साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर टीडीएस भी कटता है। ये सब मिलकर एक दस्तावेजी अर्थव्यवस्था की नींव रखते हैं। तो आज हमने नकद रखने की भौतिक सीमाओं पर बात की, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम एक पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, क्या भविष्य में इन भौतिक नकदी सीमाओं का कोई महत्व रह जाएगा, या फिर हमारी हर छोटी बड़ी वित्तीय गतिविधि पर निगरानी ही एक नया सामान्य यानी न्यू नॉर्मल बन जाएगी?